हेलो एवरीवन। अभी तो बहुत टाइम हो गया, हम लोगों ने बहुत टाइम से क्लासेस नहीं करी है। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा स्टैटिस्टिक्स, एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। ओके, सो कुछ लोग जो है इस चैप्टर को बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक डेटा बेस्ड चैप्टर। ओके, so why this chapter, what this chapter is all about? This chapter is all about data analysis. Okay, so for example, जैसे कि आप बोल सकते हो कि आज बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है, आप कैसे बताओगे बारिश के बारे में, है ना? तो अगर आपको बारिश के बारे में बताना है तो वहां पे आपको ये चीज बताने के लिए कि बारिश होगी या नहीं, वो कैसे बताते हो आप? कि बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा, कि ओके, इस इस दिन लास्ट ईयर बारिश हुई थी, या फिर लास्ट ईयर बारिश हुई थी। तो ऑन दैट बेसिस आप ये एनालिसिस करोगे कि हाँ, कि देयर इज अ चांस ऑफ रेनिंग टुडे। ओके, फिर तो ये जो है वही उसको हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट कि ये दिस चैप्टर जो है ना वो पूरा इसी एनालिसिस पर ही है। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर यू अ स्क्रीन। तो स्क्रीन अगर मैं शेयर करी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चैप्टर, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ना आपके ना आप तीन, अरे बेटा बेटा मिनट। तो सो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि हम्म, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि आपने बोला कि आप ना आप दो फ्रेंड्स हो। ठीक है, आप दो फ्रेंड्स हो और आप दोनों फ्रेंड्स में ना ये लगा हुआ है कि ओके, किसके मार्क्स ज्यादा है। एक वीक में आप लोगों के मार्क्स का एनालिसिस हुआ था। ठीक है, तो और वो सब्जेक्ट लेट से मैथ्स ही था, और वहां पे जो एनालिसिस हुआ था उस एनालिसिस में आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे मार्क्स ज्यादा हैं, और आप बोल रहे हो, आपका फ्रेंड बोल रहा है नहीं मेरे मार्क्स ज्यादा हैं। ओके, सो जैसे कि आप दे सकते हो, आप इन लोगों का भी एग्जांपल्स ले सकते हो। तो ये जो पीछे मेरे बैकग्राउंड में है, जैसे आप बोल सकते हो कि एक जिराफ है, और पीछे जो है वो है, तो इनमें ना ये लेके लड़ाई हो रही है कि इनने कोई कंपटीशन रखा था और उसमें उनका एनालिसिस चल रहा था कि ओके, किनके ये जो है स्कोर ज्यादा है, ये सब चीजें चल रही हैं। ओके, सो लेट अस एनालाइज, वी हैव अ डेटा। सो हमने क्या किया, वहां पे एनालिसिस किया। तो एनालिसिस जो किया है, मैथ्स, लेट से मैंने मैथ्स ही पेपर कुछ ले लिया। ओके, तो आप दोनों फ्रेंड्स के लिए ही जैसे लेती हूँ, तो आपने जो है मार्क्स जो है वो लिए हैं, जैसे आपका नाम है राम। ओके, आपके फ्रेंड का नाम है श्याम। इट्स वेरी ओल्ड नेम। तो ये है, अब ना आपके मार्क्स आए हैं ऐसे, ये करके क्या कहते हैं, एक वीक में एनालिसिस करी है, तो वो मार्क्स पता है कैसे आए हैं? एक के मार्क्स आपके आए हैं 2, फिर आपके आए 3, ओके इट्स वेरी बैड मार्क्स। तो फिर 3, और फिर आपके आ गए हैं, चलो फिर ना 5 मार्क्स आ गए हैं। ठीक, ऐसे करके आपके ना 5 दिन आपने ना एग्जाम दिया था। फिर श्याम ने मार्क्स दिया, चलो इसने दिया है 1, फिर ये बोल रहा है 2, 2, 2, और फिर इनके मार्क्स आ गए हैं एट लास्ट की, ओके इनके मार्क्स आ गए हैं 6। नाउ इनको एनालिसिस करना है, तो दोनों में झगड़ा हो रहा है कि किनके मार्क्स ज्यादा हैं, राम के मार्क्स ज्यादा हैं कि श्याम के। बोल रहा है श्याम बोल रहा है कि लास्ट पेपर में मेरे मार्क्स ज्यादा आए थे, लास्ट डे में तो मेरे मार्क्स ज्यादा हुए, है ना? बट राम बोल रहा है कि नहीं, मेरे पहले 3 दिन उनसे ज्यादा ही आए थे, पहले भी ज्यादा आए थे। तो इनको एनालिसिस करने के लिए देयर आर थिंग्स, वन इज मीन। तो इनने बोला कि चलो एक मीन होता है, तो मीन से एनालिसिस करते हैं ना। व्हाट इज मीन? तो मीन जो होता है हमारा, जो भी हमने डेटा लिया है, ऑब्जर्वेशंस ली हैं, जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं उनका समेशन करो। अरिथमेटिक मीन बोलते हैं उसको, एवरेज भी बोला जाता है उसको, है ना? तो उसको अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो इसको अरिथमेटिक मीन, एवरेज, ये सारी वैल्यूज, लेट्स से आई एम डिनोटिंग विथ म्यू, एंड ऑल्सो इट इज डिनोटेड, हम इसको ना एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। तो राम के लेट्स से हम मीन लेते हैं। व्हाट इज मीन? मीन जो होता है,
समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमने डेटा एनालिसिस की है उनका समेशन लो, तो SI समेशन ऑफ XI अपॉन टोटल जितने भी हमने डेटा है उन सब का क्या करना है, कितनी डेज हैं, तो मतलब कितनी बार आया है, अपॉन n। ओके, तो कितनी बार फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो इनको अब ऐड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ऐड करो, 2 + 3 5 एंड 5 + 5 10। ओके, 10 + 6 इज हाउ मच, 10 + 6 इज 16। ओके, तो 16 यहाँ पर आ गया। और कितने दिन के लिए लिए हो आप, यहाँ पे लिए हो 5 दिन के लिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एवरेज, ये लिया है पहले राम का मीन, तो आएगा यहाँ पे 5 3 से 15 एंड 1 बचेगा, तो 3.2 मीन आ गया। नाउ श्याम का मीन देखते हैं। तो श्याम का मीन मैंने देखा, तो श्याम का मीन जो आएगा मेरे पास वो लेट से देखो, एक मिनट। श्याम का मीन अगर हम देखते हैं तो देखिए, इन केस ऑफ श्याम के मीन में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो श्याम का जो मीन है वो आ रहा है, ठीक है, वो है लेट से x⁴ 1। तो हाँ, आप कैसे करोगे, वही समेशन अपॉन नंबर ऑफ कितनी बार ये आया है। तो आपका समेशन 3 प्लस फिर उसके बाद ये हो गया 10। ओके, तो 10 + 3 कितना हो गया 13, और 13 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 5 2 ये आ जाएगा एंड 3 बचेगा, तो 2.6 हो जाएगा श्याम का मीन। तो अब बोलेंगे राम बोलेंगे कि अरे नहीं मेरा ज्यादा आया है तो मेरे मार्क्स ज्यादा है, तो फिर ठीक है। तो फिर एक और डेटा एनालिसिस आई इनके दिमाग में कि चलो अब ना क्या करते हैं, अब ना ये करते हैं मोड लेते हैं पहले, ठीक है। मोड क्या होता है, व्हाट इज मोड, मोड जो होता है कि आपका डेटा जो है वो कितनी बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर डेटा आकर हो रहा है जो भी, उसी को आप उसका मोड बोल देते हो, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जो भी डेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 3 जो है 3 बार अकर हो गया, तो राम का जो मीन है वो क्या है, यहाँ पे 3 है। बट श्याम का मीन जो है वो कितना है, यहाँ पे 2 है, जो 2 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर हुआ, तो श्याम का मीन कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि राम ने बोला मेरे मार्क्स ज्यादा है। तो फिर एक और तरीका आया कि चलो अब ना ये तरीका सही नहीं लग रहा है, अब ना दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूसरा तरीका, लेट से दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरे तरीके में इन्होंने सोचा एक लेते हैं मीडियन। तो इनने बोला कि चलो मीडियन से एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज मीडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन जो होती है, मीडियन में क्या करते हैं, यहाँ पे भी ये जो है ना मिडिल वैल्यू का ही एनालिसिस करा जाता है पहली बात तीनों में। तो मिडिल वैल्यू का एनालिसिस कैसे कर रहे हैं इसमें, कि आपने बोला कि चलो इसमें आपको मीडियन की बात करनी है, तो आप ना नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं ना, पहली बात तो आप इनको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। ये जो जितने भी नंबर्स टर्म्स होते हैं ना उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ऑब्जर्वेशंस को पहली बात मीडियन निकालते समय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज द टर्म्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर उसका जो मिडिल टर्म होता है ना वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। अब मिडिल टर्म कैसे निकालना है, डिपेंड करता है ऑड ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, जो भी n/2th टर्म 2th टर्म n/, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कौन सा है 5 है, 5 का आपने बोल दिया कि यहाँ पे कौन सा टर्म हो गया, ये मिडिल टर्म जो कि थर्ड टर्म हो गया। तो कैसे निकालोगे आप इसको, तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो मीडियन निकालने का तरीका है फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द टर्म्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर जो आपका अगर n है तो आप क्या करोगे, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड तो क्या होता है, तो उस केस में आपका क्या होगा, एक ही टर्म आएगा, तो वहां पे आपका होगा मीडियन जो होगा वो होगा आपका n+1/2th टर्म जो भी आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपकी n/1+2th टर्म जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। बट अगर मेरा n इवन है तो, बट इफ n इज इवन इन दैट पर्टिकुलर केस आपका क्या होगा, इन दैट आपके 2 टर्म्स आएंगे। तो फिर क्या करना है आपको, अगर आपका n इवन है तो आप वहां पे क्या करोगे, n/2th टर्म निकाला, ठीक है, n/2th टर्म प्लस n/2th टर्म 2th
+1, मतलब कि आपने n में 2th प्लस 1th टर्म निकाला, ये टर्म निकाला, ये जो भी टर्म निकाले आपने, ये टर्म्स निकालने के बाद उनका क्या किया आपने, उनका आपने मीन ले लिया, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मीडियन हो जाएगा, जब आपका n जो है वो इवन है। ओके, सो अब यहाँ पे चेक करते हैं। तो मैंने देखा कि राम का यहाँ पे जो आ रहा है, राम का यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ गया, यहाँ पे राम का आपका मीडियन जो आ गया वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बिकॉज सेकंड मिडिल टर्म कौन सा है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। सो एंड बट अगर आप इसका देखते हो, क्या कहते हैं, श्याम का देखते हो, तो श्याम का मीडियन यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा राम का मीडियन कितना आया, 3 आ गया, मिडिल टर्म दैट इज 3, एंड श्याम का मीडियन कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, सो इन सब में हमने देखा कि एनालिसिस कर रहे हैं हम डेटा का, कि हमारे पास कुछ डेटा है और उस डेटा का हमको एनालिसिस करना है। और डेटा का एनालिसिस कैसे कर रहे हैं हम, कि मीन मीडियन मोड की हेल्प से, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं वो हमेशा क्या देख रहे हैं, मिडिल टर्म देख रहे हैं। तो जो भी मिडिल टर्म है, मीन क्या है वो भी मिडिल टर्म है, मीडियन जो जो भी वो अराउंड करता है वो भी मिडिल टर्म है, मोड भी मिडिल टर्म के अराउंड होता है। इसीलिए ऐसे डेटा एनालिसिस को हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनको क्या बोला जाता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बिकॉज कि हम लोग सेंट्रल वैल्यूज को ही हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बाकी की वैल्यू तो वेरी कर रही है ना, अब बाकी की वैल्यू हाईली वेरी करेंगी तब कैसे, वो हमें नहीं पता है। पर यहाँ पे इनको हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बिकॉज हम केवल मिडिल टर्म का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इन सबको हम बोलते हैं मीन मीडियन मोड को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सो मीन मीडियन मोड आर कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ओके, सो इनको हम बोलते हैं मीन मीडियन मोड आर कॉल्ड एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनको हम बोला जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बिकॉज हम सेंट्रल वैल्यू के अराउंड ही चीजें देखते हैं, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, नाउ सी, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर, इनको हम बोल देते हैं मीन, ये है हमारा मीन, एंड वन है हमारा मीडियन, एंड वन इज हमारा मोड। ओके, तो ये तो हमारा हो गया कि हमारे पास जो डेटा था वो रॉ डेटा था, ठीक। लेकिन अब हमारे पास डेटा ऐसा है कि इस फॉर्म में नहीं है, जैसे कि अब हमारा डेटा बहुत सारा डेटा है और वहां पे हमको एनालिसिस करनी है, अपने मीन मीडियन मोड निकालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बोला कि मेरे पास ना डेटा इस तरीके से दिया हुआ है कि मैंने बोला कि जैसे आप ना ये जो है, आपने बोला कि आपके जो मार्क्स है ना, आपके मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ओके, सो आपके मार्क्स जो है ना, 2 आए हैं, 2 आए हैं, 2 आए हैं, 2 आए हैं, वो कितने बार आ गए हैं आपके, 5 बार आ गए हैं। ओके, सिमिलरली आपका 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, ये 3 बार आ गए। तो ये तो चलो छोटा डेटा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये जो आप एनालिसिस कर रहे हो डेटा की, ये एनालिसिस जो आप कर रहे हो कि ओके डेटा को देखकर आप सीधे बोल दे रहे हो कि ये इतनी बार आया है, 1 इतनी बार आया है, बट आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हो। तो आप उसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे कि 2 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया, 1 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। अब इस तरीके के डेटा रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कि आपका वहां पे क्या रहेगा, आप ना डेटा को बहुत सिस्टमेटिक वे में लिख रहे हो। ओके, तो अब ना आपने बोला कि आपका जो 2 है, जो भी आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, आपके मार्क्स जो आए हैं 2, वो कितनी बार आ गए हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी बार है उसकी, 5 बार आ गए हैं। आपके 1 मार्क्स कितनी बार आ गए हैं, 3 बार आ गए हैं। तो अब ऐसे डेटा को आप कैसे लिखोगे, ऐसे डेटा में अगर मुझे मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे मीन आप, इन केस ऑफ दीज डेटा अगर आपको मीन निकालना है तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया, 1 कितनी बार आ गया, प्लस प्लस 1 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, अपॉन टोटल डेटा, कितना डेटा है, 5 प्लस
3 इज द टोटल डेटा। सो इन जनरल मुझे अगर मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं डेटा को कैसे लिखूंगी, समेशन ऑफ xi इज द ऑब्जर्वेशन, fi फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो डेटा आया, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। तो ये क्या है हमारा, ये जो डेटा मैंने लिखा है उसको मैं बोलती हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, जहां पे मैं बोल रही हूँ कि मुझे अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है, जहां पे मैं बोलूंगी कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से लिख रही हूँ। ओके, तो इन दीज केसेस मैं इस तरीके से मीन को निकालूंगी। नाउ सी कि अब मुझे बात करती हूँ मीडियन की बात करी, चलो अब मैं बात करूं मीडियन। तो मीडियन की केस में मुझे क्या करना पड़ता है, मीडियन के केस में जो केस होता है, जैसे कि मैंने इसी को डेटा लेती हूँ, ये मेरे मार्क्स हैं दैट इज 2, जो कि आए हैं 5 बार, ठीक है, 1 जो आए हैं 3 बार। अगर मुझे इन केस में मीडियन निकालना है तो मुझे वहां पे निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ताकि मुझे, बिकॉज ये यहाँ पे ये इतना रेंज है, ये इतना रेंज है, तो मुझे मीडियन निकालते समय ना टोटल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव मतलब आप ऐड करते जाओगे, सक्सेसिव एडिशन करते जाओगे, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा वहां पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। अब आप क्या करो ना, इसमें ये ले लो, क्या कहते हैं, 3 टर्म्स ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे कि मेरे 3 मार्क्स आए हैं 2 बार, ठीक। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले, अगर मैंने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली बार तो 5 आ गई, फिर कितनी आ गई, 5 + 3 कितनी आ गई मेरे पास, 8 आ गई, फिर ऐड करो तो 10 आ गई, ये है मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे क्या निकालना है ना, यहाँ पे मीडियन निकालना है। तो पहली बात तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या कहते हैं टर्म्स, फॉर दैट हमें फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा। तो ऐड करो फ्रीक्वेंसी को ऐड करने में पता चलेगा कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे कितनी बार ये आया है। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करो कितना आता है, 5 + 3 8, एंड 8 + 2 इज 10। तो जब आप इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हो तो आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो 10 जब आ रहा है मतलब टोटल आपके पास ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस है। तो 10 मेरा क्या है यहाँ पे, 10 मेरा यहाँ पे जो है वो है मेरा, क्या कहते हैं, इवन नंबर आ रहा है। तो इन केस ऑफ इवन नंबर, बेटर इसको ना इवन से बेटर, ओके, ऑड विल बी द बेटर एक्चुअली। आपको समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे और ले लेती हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 5 + 3 8 एंड इट शुड बी अ 9, ओके, अभी बेटर है। तो 5 + 3 8 एंड कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास में, 9। अब यहाँ पे देखो 9 क्या है मेरे पास में, ऑड है। अब 9 ऑड है तो पहली बात आप उसमें कैसे करोगे, उसमें 9 जब भी ऑड होता है तो आप उसमें क्या करते हो, मिडिल टर्म वही होता है, दैट इज मिडिल टर्म क्या कौन सा होता है, 9 + 1/2, दैट इज 9 + 1/2 कितना होता है, मिडिल टर्म कौन सा होगा इसमें, 9 टर्म्स में मिडिल टर्म हमारा होगा 9 + 2th टर्म जो हमारा होगा। जब भी हमारी ऑड फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो हमारे पास मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म जो होगा दैट इज 5, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ। ओके, तो अब ये हमको देखना है, तो पहले मीडियन निकालते समय एंड वन वन मोर थिंग इज, हमको ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो इनको ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लो। तो आपने इनको अरेंज किया तो आप इसको लिखोगे 1 2 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ओके, सो आपने इनको अरेंज किया है एंड वेट अ मिनट। तो पहले बात इनको अरेंज किया है, तो आप इनको अरेंज जब करोगे तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज हो जाएंगी। तो लेट अस अरेंज इट डिफरेंटली। तो मैंने इसको अरेंज करती हूँ ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, पहली बात इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा इनको। वेट अ मिनट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले ना इनको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, दैट इज बेटर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप इनको अरेंज कर रहे हो तो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेट्स से आई एम अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो पहली बात इनको डेटा को, जो डेटा है हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, दैट इज 1 2 3, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो।
तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक मिनट, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अब आप लिखो यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे आपने लिखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो हाउ विल यू राइट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 5, 5 प्लस 3 हो जाएगी आपकी 8 एंड दैट इज 9। ओके, तो आपका जो मिडिल टर्म होगा वो क्या रहेगा आपका, फिफ्थ, फिफ्थ वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको देखना है। अब ना आपने बोला कि फिफ्थ वाली फ्रीक्वेंसीज में मतलब कौन सा आ रहा है आपका, फिफ्थ वाली फ्रीक्वेंसीज मतलब ये आ रही है, फिफ्थ वाली फ्रीक्वेंसीज के अंदर क्या आएंगी, ये सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, दैट इज 1 2 3 4 5 तक सारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ में आएंगी, यहाँ पे 5 से ज्यादा में आएंगी। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो यहाँ पर आ गई, तो क्या आ जाएगा आपका इसका मीडियन, आपका इसका मीडियन आ जाएगा इसका 1। ओके, तो अगर आपके पास में क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको मीन मीन कैसे निकालना है, जितनी बार वो डेटा आया है डिवाइडेड बाय द टोटल डेटा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर आपको मीडियन निकालना है तो कैसे निकालोगे आप मीडियन, जब भी आपको इस तरीके का डेटा दिया हुआ है, और अगर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, क्या कहते हैं मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकालोगे कि आप पहले तो उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, फिर आप उसके बाद उसकी क्या निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालोगे। तो आपने वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली। ओके, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालने के बाद आपने यहाँ पे देखना है कि आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे 9 है, तो उसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, आपका मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा दैट इज फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आ रही है दैट इज 1 इज द मीडियन। ओके, तो ये तो हमारा हो गया कि हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब हमने देखा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कि मेरे पास ना ये करना है मुझे कि मैंने देखा कि यहाँ पे जो डेटा एनालिसिस हो रहा है वो ओनली सेंट्रल वैल्यू के अराउंड हो रहा है, ठीक है, बिकॉज वेरिएशंस अगर मेरा आता है कि मेरा स्ट्रीम डेटा आर वेरी वेरिंग, तो अब मुझे वहां पे क्या करना है, क्योंकि हम सेंट्रल वैल्यू देख रहे हैं, बाकी को ऑब्जर्वेशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए मेरे पास हम जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन, मोड डेविएशन। बट हम जो पढ़ेंगे दैट इज क्वेश्चन जो हमारे पूछे गए हैं वो हमारे पूछे गए हैं मीन डेविएशन पे स्पेशली, सो हम लेट अस सी व्हाट इज मीन डेविएशन। सो डेविएशन, मीन डेविएशन मींस कि हमारा डेटा जो होगा वो मीन से हमको डेविएट करना है, कि हमारा मीन से कितना डेविएट हो रहा है। तो कैसे करोगे आप उसको, कि डेविएशन फ्रॉम द मीन कैसे करना है, डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, सो आप यहाँ पे लिखोगे डेविएशन फ्रॉम मीन। तो अब यहाँ पे आपको ना आप ट्राई करोगे कि यहाँ पे डेटा जो है ना उन इक्वली मतलब सब डेटा को आप एनालिसिस कर पाओ। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक्स आई मेरा ऑब्जर्वेशन है दैट इज 1 2 3। ओके, अब ना मैं बोल रही हूँ इसको डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे करना है, डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन इज नथिंग बट आपको एक्स बार पहले तो निकालना है। हाउ विल यू कैलकुलेट एक्स बार, आपको एक्स बार फर्स्ट क्या होता है, एक्स बार जो होता है दैट इज मीन, क्या होगा इसका, ऐड कर दो सबको, दैट इज 1 + 2 + 3 अपॉन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस यू हैव, 3। तो इनको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6/3 दैट इज 2। ओके, अब ना इनसे डेविएशंस निकालो, -2 यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार, वेट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्स आई माइनस एक्स बार, और जो भी आप निकाल रहे हो डेविएशन उनका ना मॉडुलस ले लो, उनका क्या कर लो, मॉडुलस ले लो, क्योंकि हमको पॉजिटिव वैल्यू ले वहां पे, मतलब कि क्या होगा कि अगर आप मॉडुलस नहीं लोगे ना तो वहां पे आंसर 0 आ जाएगा, और वो आपको समझ में आएगा क्यों 0 आ जाएगा। तो अगर आपने मीन से डेविएशन लिया तो वहां पे क्या होगा, आप लिखोगे 1 - 2, ठीक है, अब उसका मॉडुलस ले लो, सिमिलरली 2 - 2 उसका मॉडुलस ले लो, सिमिलरली 3 - 2 जो भी आया उसका मॉडुलस ले लो, अब उसका मीन निकालो, पहले डेविएशन लो अब उसका मीन निकालो। तो क्या मीन होगी इसकी नाउ,
अब ना इनका मीन निकालो। तो पहली बात तो ये वैल्यू कितनी आ गई जब आपने मॉडल लिया, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 1, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू आ गई 1। इनका मीन निकालो। तो अब आप इनका मीन निकालोगे तो x1 बार, जैसे मैं इसको लिख देती हूँ डेविएशन फ्रॉम मीन, तो इनको ऐड कर दो 1 + 0 + 1 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन इज 3। तो डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आ गया, 2/3। ओके, सो अगर मुझे इसको इन जनरल लिखना है तो इन जनरल आप इसको कैसे लिखोगे कि डेविएशन फ्रॉम मीन, अगर आपको इन जनरल लिखना है तो आप इसको लिखोगे डेविएशन फ्रॉम मीन x बार विल बी इक्वल्स टू की समेशन xi माइनस x बार अपॉन n। ओके, टोटल डेटा। तो इस ये सेम है, मीन ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से डेविएट कर रहे हो और फिर उसका मीन निकाल रहे हो और उस यहाँ पे मॉडुलस लेना, ये ध्यान रखना, अदरवाइज ये आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, ये है हमारा डेविएशन फ्रॉम द मीन। ओके, नाउ ये जो हमने डेटा एनालिसिस किया, इस डेटा में क्या होता था कि हमारा डेविएशन देख रहे थे, बट ये भी पर्टिकुलरली हमारा क्या हो रहा था ना कि हम पूरे डेटा को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। मतलब मुझे अच्छे से पूरा डेटा एनालिसिस करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, मॉड वैल्यू हम एनालिसिस कर पा रहे थे। हम ना डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, उसके अराउंड, मीन के अराउंड कितना और ज्यादा वेरी हो रहा है, वो अगर मुझे वैल्यू करनी है तो हम एक और मेथड लेके आए, वो हम उस मेथड को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम उसको बोलते हैं या फिर वेरिएंस। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, जहां पे मुझे क्या करना है कि जहां पे मुझे डेटा को और अच्छे से एनालिसिस करना है कि कैसे डिस्पर्स्ड है उस मीन वैल्यू के अराउंड, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कि मैं इसको मॉड लेने के अलावा की बजाय मैं इसको स्क्वायर करूं और फिर सम करूं और तब मैं उसका मीन लूं, तो मैं उसको अच्छे से एनालिसिस कर पाऊंगी। और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, जो आप डेविएशन फ्रॉम मीन ले रहे थे उसका स्क्वायर करके ऐड करो। तो अब जब उसका स्क्वायर करके ऐड किया एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स, क्योंकि हम एक्स वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं। ओके, तो अब आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने ना xi माइनस x बार ये किया और ना उसका क्या कर दिया, आपने उसका स्क्वायर कर दिया अपॉन n, एंड उसका क्या कर रहा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, ये ध्यान देना है, इसका क्या करना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, नाउ व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस जो इसी से है, वेरिएंस इज नथिंग कि हमारा स्क्वायर ऑफ, वेरिएंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट, वेरिएंस ऑफ एक्स, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ओके, तो आप इस तरीके से इसको लिखोगे, वेरिएंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब फाइनली आप इसको लिखोगे समेशन ऑफ xi माइनस x बार, इसका स्क्वायर किया आपने अपॉन n। ओके, तो वेरिएंस क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर आपको लेना है तो इन वैल्यूज को हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला था मीन मीडियन मोड को हम क्या बोल रहे थे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप वहां पे सेंट्रल वैल्यू के अराउंड ही आप मेजर कर रहे थे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्शन, मतलब आप सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कितना डिस्पर्स हो रहे हैं, वो डेटा कितना डिस्पर्स है, मतलब और ज्यादा एनालिसिस हो रहा है उस डेटा का। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर कॉल्ड एज द मेजर ऑफ central deviations. Okay, so measure of central deviations, तो वेरिएंस यानी कि सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, इनको हम बोलते हैं आर कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्जन, इनको हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्जन।
ओके, तो इनको बोला जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, यहाँ ये चीजें एनालिसिस हमने डेटा का एनालिसिस किया। बट अगर मुझे डेटा का एनालिसिस ही नहीं, मुझे ये करना है कि ओके डेटा जो है अब वो मुझे कंपेयर करना है, कि मुझे उन्हें सिमिलरिटीज पता करनी है ना। जैसे कि आप बोलते हो कि आपका ना ये जैसे प्राइस होती है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है, ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस क्या होगी, कम होती जाएगी। प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे कि प्याज, प्याज की जो प्राइस है, प्याज की क्वांटिटी बढ़ती है, प्राइस कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, प्राइस ज्यादा हो जाती है। तो मुझे ये रिलेशन पता करना है कि कैसे सिमिलर, इनमें क्या रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं एक ही वेरिएबल का एनालिसिस कर रही थी, डेटा एनालिसिस, बट अगर मुझे वहां पे ये देखना है कि दो डेटा कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओके, जैसे कि आप और आपके फ्रेंड जो हैं, जैसे कि आप ना बहुत अच्छे पक्के फ्रेंड हैं, तो आप कैसे पढ़ाई करते हो कि आपका अच्छा फ्रेंड पढ़ाई कर रहा है तो चलो हम भी पढ़ाई करते हैं, अगर वो खाना खाने जा रहा है तो हम भी खाना खाने जाते हैं, वो खेलने जा रहा है तो हम भी खेलने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ना क्या है आपके बीच में कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं, तो मुझे भी यहाँ पे डेटा के बीच में जो है वो सिमिलरिटीज पता करनी है कि कैसे दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो फॉर दैट मेरे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। ओके, और उसी को हम बोलते हैं कि अगर मुझे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन पता करना है, उसी को हम बोलते हैं कोरिलेशन। सो व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन इज नथिंग बट कि कोरिलेशन क्या है हमारा, कोरिलेशन इज नथिंग बट हमारा दो डेटा के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को आप बोलते हो कोरिलेशन। ओके, अब कैसे रिलेटेड है वो आपको देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेटा लिया यहाँ पे, ठीक, ये है मेरी दो डेटा ना ऐसे रिलेटेड है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब मैंने बोला कि जैसे आप बोलते हो कि यहाँ पे, हाँ, अगर आपने बोला कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ते जाए। ओके, तो जैसे आपने बोला कि अगर मेरा एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ ना वाई वेरिएबल भी बढ़ता जाए, मतलब कि ये एक्स वाई एक्स वेरिएबल है, ओके, एंड देयर इज अ वाई वेरिएबल, तो वो भी बढ़ता जा रहा है। ओके, एक के साथ एक, जैसे आपने बोला कि आपका दोस्त पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ रहे हैं, वो खाना खाने जा तो हम भी खाना खाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपका क्या हो रहा है, जो रिलेशन है वो एक जैसा रिलेशन है, और ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, सो व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन इज कि एक डेटा के साथ साथ ना दूसरा डेटा हमारा बढ़ रहा है, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ सी कि अगर आपने बोला कि आपके पास डेटा जो है वो इस तरीके से है कि आपने बोला एक है मेरा, ये है एक्स वेरिएबल, और ऑब्वियसली मैं दो वेरिएबल का ही कंपेयर कर पाऊंगी ना। अब यहाँ पे बोला कि आप ना एक, आपका जो है एक वेरिएबल बढ़ रहा है और एक वेरिएबल घट रहा है। जैसे मैंने बोला कि आपका यहाँ पर रिलेशन कैसा है, जैसे आपने बोला कि इस तरीके का है, ओके, ये रिलेशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये है एक एक्स क्वांटिटी, दूसरी है वाई क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब ये परफेक्ट नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, ठीक है, एक्स बढ़ रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाई क्या होता जा रहा है, यहाँ पे बाई घटता जा रहा है। जैसे कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी और जो प्राइस होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं,
नेगेटिव कोरिलेशन, तो इसमें क्या रहता है कि आपको अगर एक डेटा बढ़ रहा है तो दूसरा डेटा क्या होगा, घटेगा। ठीक, नाउ सी के ठीक, अब आपने बोला कि मेरे और मेरे डेटा के बीच में मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, वहां पे कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इस केस में आप क्या बोलोगे? जैसे आपने बोला कि आप ना जैसे आपने बोला कि आप और आपके फ्रेंड पूरा अपोजिट है, वो वो पढ़ाई करता है तो आप सोते हैं, वो सोता है तो आप पढ़ाई करते हो, टोटली अपोजिट हो। तो ऐसे में क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं है, वो ज्यादा खाता है तो आप कम खाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई रिलेशन नहीं है, और ऐसे रिलेशन को बोलते हैं नो कोरिलेशन। ओके, तो यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो कोरिलेशन। ओके, तो जीरो कोरिलेशन है, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब रैंडमली डेटा है, यहाँ पे कोई रिलेशन है ही नहीं एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में। ओके, तो यहाँ पे हमने बोल दिया नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ऑन दैट बेसिस हमारा जो एक्स और वाई वेरिएबल है, हम उसको बोल देते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल को सबसे पहली बात कैसे आप इसको लिखोगे कि अगर आपके बीच में एक्स और वाई के बीच में परफेक्ट रिलेशन होता तो क्या होता, पूरा एक दूसरे के ऊपर लाइक कर रहे होते, तो यहाँ पे क्या हो जाते, आर की वैल्यू उस केस में क्या होती है, परफेक्ट। व्हाट इज परफेक्ट कोरिलेशन? परफेक्ट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे पता करना है कि ये जो कोरिलेशन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, जैसे आपने बोला एक परफेक्ट है पूरा एकदम से, जैसे अब बोलो कि दो ट्विंस हैं तो उनकी लेट से कि पूरी सारी आइडेंटिटीज जो है ना वो एक जैसी है, जैसे मैंने ये बोला कि ये है पूरा परफेक्ट है क्योंकि एक ही लाइन में लाई कर रहा है यहाँ पे, है ना, पूरा डिट्टू मैच कर रहा है, तो ऐसे कोरिलेशन को बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और आर की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, बट अगर आपने बोला कि देर इज नेगेटिव कोरिलेशन, देर इज नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो अब आप उसको कैसे लिखोगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को? तो अगर मुझे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को लिखना है तो हाउ आई विल राइट कि मुझे यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन बताना है एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से जाएगा वो डेटा, यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन में बताऊंगी कि ओके ये है इस तरीके से, दे आर पूरा टच मतलब कि एक दूसरे पे ये पूरा सिमिलर है और पूरा नेगेटिव। ठीक है, तो वहां पे आर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो जाएगा, -1। इनमें क्या हो रहा है, आर की वैल्यू क्या आ रही है, -1, दैट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, तो ऑन दैट बेसिस हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहां से लेके कहां तक लाई करता है, इट मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कितनी हो जाती है, 1। ओके, तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। तो हमने यहाँ तक क्या देखा कि हमारा जो है, पहली बात तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा डेटा पहला की डेटा एनालिसिस किया था, और डेटा एनालिसिस करने के बाद हमने क्या किया वहां पे कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो ये चीजें हम लोगों ने देखी। नाउ सी कि अगर मुझे ना प्रिडिक्ट करना है कि यहाँ तो मैंने रिलेशन देख लिया, बट अगर मेरे पास ना दो डेटा को ऐसे करके एनालिसिस करना है कि मुझे ना, अगर मेरे पास एक एक्स डेटा है और उनके बीच में कुछ रिलेशन है, अब मुझे पता करना है कि एक्स डेटा की बेसिस पे वाई डेटा क्या होगा। जैसे कि अब मैं बोलूं कि जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ना, बारिश की बात करते हैं, मेरे पास ना डेटा है, प्रीवियस डेटा है, उस प्रीवियस डेटा के बेसिस पे मैं एनालिसिस करूंगी कि ओके क्या चांसेस है बारिश होने की। तो उस पे क्या हो रहा है कि मेरा जो डेटा है वो इस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो मैं ये पता करना चाहती हूँ कि जैसे कहीं पे भी फॉर एग्जांपल बारिश हो गई है ना, कहीं जगह पे कभी कभी अर्थक्वेक वगैरह ये चीजें आ जाती हैं, तो वो चीज मुझे पता करना है। तो वहां पे मैं क्या करना चाहती हूँ कि वहां पे एक वेरिएबल होगा, कैसा वो वेरिएबल वेरी हो रहा है, उस वेरिएबल के बेसिस पे मैं ये पता करूंगी कि क्या चांसेस हैं इस टाइम पे ये अर्थक्वेक या कुछ कैलामिटी टाइप का कुछ आ सकता है।
तो इन केसेस में मुझे क्या करना है कि एक वेरिएबल जो रहेगा मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, दूसरा वेरिएबल क्या रहेगा मेरा, दैट इज डिपेंड रहेगा मुझे। तो यहाँ पे सेम थिंग कि मेरा एक्स और वाई को मैं एनालिसिस कर रही हूँ, बट इससे मैं क्या पता करना चाह रही हूँ कि कैसे इनके बीच में रिलेशन है, कि एक डेटा की बेसिस पे मैं दूसरे डेटा को कैसे प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ, ये चीज। तो इसके लिए हमारे पास जो आता है उनको हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। उनको क्या बोला जाता है, रिग्रेशन लाइन। तो क्या होती है रिग्रेशन लाइन, तो रिग्रेशन लाइन जो है वो होती है हमारी, सो व्हाट आर रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन लाइंस कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेम मुझे वो डेटा है ना उनका एनालिसिस ही करना है। तो अगर मुझे उन डेटा का एनालिसिस ही करना है तो कैसे, दो डेटा के बीच में, तो जैसे आप ना क्या करते थे पहले, जैसे आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है लाइन लिखते थे, जैसे मेरी ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी बाई एक्सिस है। अब ना आप एक, जैसे कि आपके पास में है y इक्वल टू 3x, ये आपके पास में एक लाइन है, इसको आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करते थे आप, आपने x की वैल्यू 0 ली, उस पर y क्या मिलेगा, आपको 0 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली आपने x की वैल्यू 1 ली तो आपको y क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ओके, तो y आपको यहाँ पे मिल गया 3, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। सिमिलरली आपने x की वैल्यू 2 लिया तो वहां पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, कुछ प्रिडिक्ट चीजें थी उनको लेके, मतलब प्रीवियस डेटा को लेके आप ये ना पूरा ग्राफ ना प्रिडिक्ट कर लोगे कि अच्छा कि ऐसा ग्राफ जाएगा, ऐसा ग्राफ जाएगा। करते हो कि नहीं, कि बाय आप ना एक दो डेटा को लेके पूरा बाय इक्वल टू एक्स लाइन बना लेते थे। सेम चीज यहाँ पर भी है कि अगर आपको रिग्रेशन लाइन जो है, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, और यही फंडा पूरा यही अप्लाई होगा यहाँ पर भी, कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इनमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, और मैं कैसे अपने डेटा को एनालिसिस करूंगी। ऑन दैट बेसिस हमारे पास जो है दो रिग्रेशन लाइंस हैं। सो वन इज रिग्रेशन लाइन, वन इज रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन एक होती है बाई ऑन एक्स, एक को हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन बाई ऑन एक्स। तो व्हाट इज रिग्रेशन लाइन बाई ऑन एक्स, तो रिग्रेशन लाइन बाई ऑन एक्स हमारी क्या होती है वो देखो। तो रिग्रेशन लाइन बाई ऑन एक्स को आप लिखोगे, पहली बात तो सबसे पहले बाई इक्वल टू एंड बी बाई एक्स, ओके, इनटू, जैसे कि आप बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन लिखते थे, इनटू एक्स प्लस बी नॉट। ओके, नाउ ये हमारे क्या है, यहाँ पे बाई और एक्स जो हम वेरिएबल पढ़ते थे वो नहीं है, यहाँ पे बाई एंड एक्स हमारे पास यहाँ पर जो है ना मीन वैल्यूज हैं। ये क्या है हमारे पास में, मीन वैल्यूज ऑफ, मीन वैल्यूज ऑफ बाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। सो ये क्या है हमारे पास, मीन वैल्यूज है। ओके, सो बाई एंड एक्स आर मीन वैल्यूज, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट इज बी बाई एक्स, बी बाई एक्स जो है वो है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। सो व्हाट इज बी बाई एक्स, बी बाई एक्स जो है वो है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। ओके, सो बी बाई एक्स इज आवर रिग्रेशन कोफिशिएंट। एंड व्हाट इज बी नॉट, बी नॉट हमारा जो है वो है हमारा रिग्रेशन कांस्टेंट। जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कांस्टेंट पढ़ते थे बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ई में, सेम थिंग यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही चीज है। ओके, नाउ व्हाट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी बाई एक्स, कैसे आप लिखोगे, इट इज इक्वल टू आर, व्हाट इज आर, आर हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट अभी हम लोग पढ़े थे, इनटू सिग्मा बाई, व्हाट इज सिग्मा बाई, सिग्मा बाई जो है वेरिएबल बाई का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा एक्स जो है वो वेरिएबल एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट्स इट। नाउ सी द वैल्यू ऑफ दिस इज कॉल्ड, हम इसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ बाई ऑन एक्स। नाउ सी द रिग्रेशन लाइन ऑफ, रिग्रेशन लाइन ऑफ
रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन बाय। ओके, अब इसको आप कैसे लिखोगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन बाय, दैट इज एक्स इक्वल टू, जैसे हम वहां पे बी बाई एक्स लिख रहे थे ना, यहाँ पे लिखोगे बी एक्स बाय प्लस रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कांस्टेंट। ओके, अब व्हाट इज बी एक्स बाय, ये बी एक्स बाई जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा बाय। व्हाट इज आर, आर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है, सिग्मा एक्स क्या है हमारा, सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स है, सिग्मा बाई जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल वाई है। जैसे कि हमने बी वाई एक्स कैसे लिखा था, ध्यान रखो इसको, बी वाई एक्स सिग्मा बाई अपॉन एक्स, सिग्मा एक्स, व्हाट इज बी एक्स वाई कैसे लिखोगे, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, अब बस हो गया, सो दैट्स इट। नाउ सी जस्ट फ्यू पॉइंट्स। अब जैसे मैंने बोला आर क्या होता है, हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, आर क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट में हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग सिमिलरिटीज फाइंड आउट कर रहे थे, बट रिग्रेशन में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, हम यहाँ पर ये चीज फाइंड आउट कर रहे हैं कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दैट कि हम वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकें। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि x और y क्या होंगे, अगेन x एंड y आर मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y, सो r क्या है हमारे पास, कोरिलेशन कोफिशिएंट, r क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है उसका भी एक फॉर्मूला है, दैट इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। व्हाट इज कोवेरिएंस, मैं बताऊंगी, बहुत सिंपल है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब व्हाट इज कोवेरिएंस, कोवेरिएंस चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कोवेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस इज नथिंग बट द वेरिएंस ओनली, बट यहाँ पे क्या करना है आपको, दो वेरिएबल्स लेने बस, वेरिएंस क्या होता था, एक वेरिएबल पे देखते थे, कोवेरिएंस क्या होगा, दो वेरिएबल पे देखना है। अब कैसे लिखोगे कोवेरिएंस को, उससे जाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो है क्या कहते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता है, जैसे मैं लिखूं वेरिएंस ऑफ एक्स, जैसे मैंने आपको वेरिएंस ऑफ एक्स क्या बताया था, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये बताया था मैंने आपको, ये वेरिएंस ऑफ एक्स है। नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस इज, आप इसको लिख सकते हो और वो आपको याद रखना है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन स्क्वायर, मतलब कि मी स्क्वायर ऑफ मीन, मीन, हाँ, मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन स्क्वायर, इसको इस तरीके से याद रखो, ये क्या है हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं व्हाट इज कोवेरिएंस, कोवेरिएंस ऑफ एक्स, ऑब्वियसली यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे बट डिफरेंट है, यहाँ पे आप इसको लिखोगे एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, बिकॉज दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए, सो यहाँ पे दोनों सेम चीज है, कोवेरिएंस और वेरिएंस बोथ आर सेम। अब इसको आप कैसे लिखोगे, समेशन ऑफ एक्स आई बाई आई अपॉन एन माइनस, माइनस क्या करोगे इसमें आप, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, एस टू वेरिएबल्स आर देयर, डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके, तो आप इसको लिखोगे समेशन ऑफ बाई आई अपॉन एन, समेशन ऑफ बाई आई अपॉन एन। ओके, तो फाइनली आपने लिख दिया कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है आपका, समेशन ऑफ एक्स आई बाई, मतलब कि ये दो है, दो वेरिएबल्स लेना है, सीधी सी बात है, वेरिएंस आपने लिखा एक वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल, ऐसे एक्स वेरिएबल लिख लिया इंटू वाई वेरिएबल लिख लिया, स्क्वायर की जगह क्या लिखे, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल। अब इसको ना मैंने आपको वेरिएंस को बताया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस तरीके से याद रखो कि समेशन ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे एस दो वेरिएबल्स हैं तो आप क्या लिखोगे, आप इसको एक्स की जगह एक्स आई बाई आई लिखोगे, दो स्क्वायर की जगह दो हो गए सिमिलरली,
summation of xi upon s into summation of yi upon n. So this is nothing but called as the covariance of xy. Okay. So this is all about the covariance. So what is covariance? Covariance is the variance only with the two variables, two different variables. So हमें पता चल गया what is correlation coefficient, regression coefficient. Okay. Now see, हमने देखा था कि regression coefficient हमारे पास क्या होते हैं by(x), that is regression coefficient by on x. आप इसको लिखोगे r into sigma y upon sigma x. Similarly, what you will write कि bxy कैसे लिखोगे आप? r into sigma x upon sigma y. Now ना आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. मुझे पता करना है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है. तो राइट इट. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर 1 और 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो. अगर आप 1 और 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो आर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए. इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा, सॉरी इट इज सिग्मा एक्स. ओके. इनको मल्टीप्लाई करो तो बी बाई एक्स इंटू बी एक्स बाई. इसका मतलब क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन है. कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है. और ये रिलेशन है बिटवीन द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट. ओके. सो हो गया सिलेबस. आई मीन दिस चैप्टर इज ओवर. तो यहाँ पे क्या है कि आपको पहली बात तो आपने डेटा एनालिसिस किया था कि डेटा एनालिसिस में आपने देखा कि आपका जो डेटा है कैसे हमको मीन वैल्यू के अराउंड, मतलब स्टैंडर्ड सेंट्रल वैल्यू के अराउंड आपको देखना था. ठीक है. तो वो हमारे थे मीन, मीडियन, मॉड, उसमें हम एनालिसिस कर रहे थे. फिर हमने देखा कि वो करेक्ट एनालिसिस नहीं था. हमें डिस्पर्स देखना है, पूरे डेटा को एनालिसिस करना है. तो फिर हमने देखा कि ओके पूरे, अगर मुझे पूरे वैल्यूज के अराउंड देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. उस केस में मैंने वहां पे डिस्कस किया कि सेंट्रल स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस के बारे में देखा. उसके बाद हमने देखा कि चलो अभी तो हमने डेटा एनालिसिस नॉर्मल एक वेरिएबल पर ही देखा. बट हमें अगर देखना है कि दो वेरिएबल्स कैसे रिलेटेड हैं, ओके, तभी तो हम आगे का डेटा प्रेडिक्ट ये सब चीजें कर पाएंगे. तो दो डेटा में क्या रिलेशन है एंड एक डेटा है तो दूसरे डेटा को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो देखने के लिए हम लोगों ने देखा कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी. ओके. सो आई होप आपको समझ में आया हो. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं. ओके. सो आज के लिए इतना ही. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू.